अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, आईएमएफ के हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने रखनी थी। इतना सीधा साधा एग्रीमेंट नहीं है जितना कि बताया जा रहा है। उससे पहले मैं आपके सामने दो चीज़ें बात करना चाहूँगा। एक तो गुरपतवंत सिंह पनुन जो खालिस्तानी टेररिस्ट है, जो हर वक्त भौंकता रहता है और भड़क के मारता है और बड़ा बहादुर बनता है, और जिस तरह से वो काफ़ी अरसे से अंडरग्राउंड हुआ है, किसी बिल में जाके चूहे की तरह छुप गया है, क्योंकि काफ़ी खालिस्तानी शहीद हो चुके हैं। ठीक है ना, क्योंकि आईएसआई का जो भी टेररिस्ट मारा जाता है ना, उसको पाकिस्तानी शहीद कहते हैं। तो हरविंदर रिंदा, हैप्पी संघेरा, बशीर अहमद, परमजीत पंजवर, खालिद रज़ा, अवतार खंडा, एजाज और सैयद नूर नज्जर और अब गुरपतवंत पनुन, ये आईएसआई के टेररिस्ट हैं जो पिछले 6 महीने में फारिग हो चुके हैं। इसके मरने की अभी तक कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। मैंने अभी तक किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये ख़बर नहीं देखी है। ये सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है और उस सिलसिले में मुख्तलिफ लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। ये हमारे आदित्य राज कौल जी हैं जिन्होंने ये आखिर में एक ख़बर लगाई है कि अनकन्फर्म न्यूज़ चल रही हैं गुरपतवंत सिंह पनुन की मरने की रोड एक्सीडेंट में अमेरिका में। और उन्होंने कहा कि मैंने कुछ लोगों से वहाँ पे बात की तो उन्होंने बताया कि आईएसआई ने उसको प्रोटेक्शन में रखा हुआ था और काफ़ी अरसे से ये छुप के कहीं अंडरग्राउंड हो गया था। ये पनुन की कोई चाल हो सकती है ऐसे ही अपनी खबर उड़ा के, लेकिन अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। और जब तक कंफर्म ना हो हम इसको वो नहीं कह सकते। लेकिन बहरहाल खालिस्तानी और आईएसआई टेररिस्ट इस वक्त मिस्टीरियस मौत का शिकार हो रहे हैं। भारत में अपने सोशल मीडिया पे कुछ लोग बहुत इररिस्पॉन्सिबल पोस्ट लगा रहे हैं कि अजीत सिंह डोल ने करवाया, रॉ ने करवाया। मैंने जहाँ तक देखा है ना, अपने इतने तजर्बे में, इतना एक्सपीरियंस जो मेरा है, इसमें ये मैंने देखा है कि आईएसआई तो पूरी दुनिया में दंदनाती फिरती है, हर जगह अपनी एक्टिविटीज़ करती है, लेकिन रॉ कम से कम इस तरह नहीं करती चीज़ें। ख़ास तौर पे दूसरे मुल्कों में, अमेरिका, कनाडा, यूरोप वगैरह में आके इस तरह के काम नहीं करती। रॉ का काम ज़्यादातर इंफॉर्मेशन रिलेटेड होता है। मार्केटाई और ये सब चीज़ें रॉ बहुत ही ना होने के बराबर रॉ की वो पॉलिसी रहती है। इसका ताल्लुक मेन भारत की सुरक्षा के लिए इंफॉर्मेशन जमा करना और ये सब चीज़ें होती हैं। मैं समझता हूँ ये इनके आपस के झगड़े हैं और आईएसआई का भी एक ये तरीका रहा है हमेशा से कि जो आदमी इनके लिए बेकार हो जाता है उसको ये खुद ही फारिग कर देते हैं कि कल को वो कोई लीकेज ना कर दे या कोई उनके लिए मुसीबत ना बन जाए। तो ये पनुन भी कुछ ज़्यादा ही लंबी चौड़ी बातें करके नज़रों में बहुत आ गया था। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि अगर ये मर गया है तो आईएसआई ने मार दिया हो। और बाकी इनके झगड़े ज़्यादातर पैसों पे होते हैं कि इतने तुम्हें मिले थे, तुमने हमें नहीं बताया, तुम आज इतनी 5 मिलियन की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो जबकि हमें तुम कह रहे थे कि आईएसआई वालों ने 5 लाख दिए हैं, ये सब कहाँ से आया। इस तरह आपस में फिर वर्किंग एक्शन पे भी बात होती है कि जो ज़्यादा माल खाता है, जो आईएसआई से डायरेक्ट राब्ते में होता है, वो अपनी पूरी सिक्योरिटी में रहता है और अपने आप को आगे नहीं करता गलत कामों में, इलीगल कामों में। नीचे वालों को थोड़ा सा पैसा दे के आगे बढ़ा देता है। इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें ये, जैसे आप देखते हैं ना कि गैंग्स लड़ते हैं ड्रग्स डीलर के साउथ अमेरिका में, कोलंबिया वगैरह में। जैसे भारत में हमने देखा था एक ज़माने में दाऊद इब्राहिम का जब एक्सटॉर्शन का बिजनेस चलता था,
तो कितने गैंग मुंबई में आपस में गैंग वार होती थी, उसमें लड़ते थे। हमने कराची में देखा है लियारी गैंग वार और ये सब। इस तरह ये भी छोटे मोटे गैंग ही हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये क्रिमिनलों का, टेररिस्टों का टोला है। तो ये इनके आपस के मसले हैं। मेरी रीडिंग नहीं है कि ये रॉ का काम है। रॉ जिस दिन अगर इतनी पावरफुल है कि रॉ जिस दिन अगर चाहे ना तो इन सबको फारिग कर सकती है। अजीज़ दोस्तों, जो दूसरी बात मैंने आपसे करनी थी ना, वो एक साहब का मैसेज आया है मुझे। ये हिंदू हैं और मुझे ऐसे हिंदुओं से बड़ा मसला रहता है। मैं पहले आपको मैसेज बताता हूँ कि नमस्ते, आई एम ऑल्सो हिंदू लिविंग इन इंडिया, कि मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं भी हिंदू हूँ। और मैं समझता हूँ कि हिंदुओं के धर्म में कोई रूल्स नहीं है, कोई नियम नहीं है और कोई सिस्टम नहीं है। हर चीज़ मुबहम है और सबको खुली आज़ादी है कि जिसको जो करना है करें। इससे क्या होता है कि लोग बिगड़ जाते हैं, जैसे दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और गलत काम करते हैं। जबकि इस्लाम है ना, उसमें सारे पूरी ज़िंदगी के लिए रूल्स हैं और ज़िंदगी के हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ कानून बनाए हैं इस्लाम ने, जिससे इंसान कंट्रोल में रहता है और उसके एक्शंस कंट्रोल में रहते हैं। इससे सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो मुझे कह रहे हैं कि जब आप क्रिटिसाइज़ करते हैं ना इस्लाम को, तो मेरी समझ में नहीं आता कि आप ये वाली साइड क्यों नहीं देखते कि इस्लाम कितने अच्छे अच्छे रूल्स देता है। और मैं सिर्फ इस्लाम की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान या कम्युनिटी के एक्शंस की बात नहीं कर रहा। भाई साहब, रूल्स दुनिया का हर धर्म देता है और जितने अच्छे रूल्स सनातन देता है ना, वो कहीं नहीं है। आपने शायद, फिर आप पता नहीं किस किस्म के हिंदू हैं कि आपने शायद अपने धर्म की सही स्टडी नहीं की। आप तो सिर्फ गीता पढ़ लें तो आपको रूल्स पता चल जाएंगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो बातें की हैं वो सब रूल्स हैं। ये आपको किसने कह दिया कि वहाँ पे रूल्स नहीं हैं? आप बात करते हैं इस्लाम के रूल्स की, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि दुनिया की आधी आबादी औरतों की होती है, आधी मर्दों की होती है। इसी तरह इस्लाम में भी आधी औरतें हैं, आधी मर्द हैं। औरतों के लिए क्या रूल्स हैं कि तुम्हारा काम सिर्फ अपने पति को खुश रखना है, अपनी शलवार का नाड़ा है ना वो ढीला रखना है ताकि वो जब भी आवाज़ दे तो तुम उसके लिए तैयार हो जाओ। उसको विरासत में आधा रूल दिया है, इसको गवाही में आधा वो दिया है, इसको सर से पांव तक टेंट बांधने का बोला है। ये रूल्स आपको पसंद आए? और अगर ये इतने ही अच्छे रूल हैं तो धर्म है ना, कम्युनिटी पे चलते हैं। मैं कम्युनिटी की बात क्यों ना करूं? मुझे एक इस्लामिक देश बता दें जिसमें बहुत अच्छा से मामला चल रहे हों। आप बात करेंगे अगर दुबई की, सऊदी अरब की और इन सब चीज़ों की, तो वहाँ पैसे का खेल है भाई, ठीक है ना। वहाँ पैसा इतना है कि हर आदमी खुशहाल है। तो और वहाँ पे ना डेमोक्रेसी और ये सब चीज़ें नहीं होती ना, तो इसलिए सख्त कानून रखा हुआ है, सब कुछ है। और आज बदला है ये सऊदी अरब, दुबई वगैरह, आज 5-10 साल 20 साल में बदला है दुबई, और सऊदी अरब तो अभी बदल ही रहा है। तो आप किस रूल्स की बात कर रहे हैं? अगर इतने ही अच्छे रूल्स होते तो आज मिस्र, इजिप्ट, मोरक्को, लीबिया, इराक, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ की सोसाइटी का हाल देख लें आप। तो मेरी तो ज़िंदगी गुजरी है मुसलमानों में। मैंने तुम इस्लाम में डीपली स्टडी की है हर चीज़ की। किस रूल्स की बात कर रहे हैं? काफिरों को मारने की, कि जो अल्लाह को नहीं मानता उसको मार दो? ये रूल्स अच्छे हैं? 50 बता सकता हूं मैं आपको। गुलाम रखने की, स्लेव्स रखने की। भगवान कृष्ण ने तो 16,000 गुलामों को आज़ाद कराने के लिए पहुंचे थे जब उनको पता चला कि गुलाम थे। रूल्स हैं ये सब सनातन के, जो शायद आपकी समझ में नहीं आए। मेरा ख्याल है कि या तो आप किसी गुरु की क्लास लें। मैं भी शर्माता नहीं हूँ, मैं पूछ लेता हूँ। जहाँ मैं फंसता हूँ, मैंने अपने कई हिंदू गुरु रखे हुए हैं,
मतलब रखे हुए से मतलब कोई सैलरी पे नहीं रखे हुए, मेरे अच्छे दोस्त हैं, महान लोग हैं। मैं जहाँ फंसता हूँ मैं उनको फ़ोन करके बात कर लेता हूँ कि भाई ये बताएं ये बताएं। तो आप भी किसी गुरु का सहारा लें। और इस तरह आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं टोटल फेक है, ठीक है ना। इस्लाम के रूल्स तो मैंने आपको कुछ बताए हैं, अभी तो बहुत कुछ है। बकरा ईद पे भी आपने रूल्स देख लिए। ये रूल्स आपको पसंद है तो फिर आप मुसलमान बन जाए ना, जाए मदरसे में पढ़ें, जाके जिहाद विहाद की तरबियत लें और करें, फिर जिहाद करें जाके। जिहाद इज टेररिज्म। तो भाई साहब, आपका सवाल का जवाब देना बनता नहीं था, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है अपने ऐसे हिंदू दोस्तों से जो इस तरह की सोच रखते हैं। मतलब मुझे कोई तो ऐसा उसूल बता दें सिगरेट ना पीने का। किसने कहा इस्लाम ने सिगरेट पीने से मना किया है? उस जमाने में शायद सिगरेट होती भी नहीं थी। तंबाकू पीने का या इसका कोई, इस्लाम ने उन्हीं चीज़ों को कहा है जो सऊदी अरब में थी। सऊदी अरब में शायद तंबाकू नहीं होता होगा, जहाँ स्ट्रॉबेरी नहीं होती, मैंगो नहीं होता, जो फल सब्जी वहाँ पे नहीं होती, उसकी बात कुरान ने नहीं की है। आप किस रूल की बात कर रहे हैं? सिर्फ शराब की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में आधे से ज़्यादा आदमी शराब पीते हैं, आधे से ज़्यादा। सऊदी अरब में हर जगह चलती है। फिर आप कहोगे कि आप तो कम्युनिटी की बात करते हो ना। तो भाई साहब, ये कम्युनिटी इस्लाम में से ही आई है ना। जिस शराब को इस्लाम मना कर रहा है उसकी जन्नत में नहरें बहा रहा है, आपको रिवॉर्ड दे रहा है। आप किसी हराम चीज़ की, गलत चीज़ का रिवॉर्ड कैसे दे सकते हैं? यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन है। बगैर शादी के सेक्स की इजाज़त नहीं है, लेकिन आप 4 बीवियां रख सकते हैं, 200 लौंडियां रख सकते हैं। अगर आपकी इस्लाम में है, ये आज के ज़माने में ये स्लेवरी ख़त्म हुई है। वरना इस्लाम ने आपको इजाज़त दी है कि आपकी हैसियत है, आप रख सकते हैं, तो 200 लौंडियां रखें। और लौंडिया का जो बच्चा होगा उसका विरासत में हिस्सा नहीं होगा। ये सब कानून आपको पसंद आए तो मुझे भाई सॉरी टू से, लेकिन फिर आपको तरबियत की ज़रूरत है। अब चलते हैं अपने IMF की तरफ। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान मतलब भारत है ना, वो दुनिया की चौथी इकोनॉमी बनने जा रहा है बहुत जल्द। और पाकिस्तान IMF का चौथा सबसे बड़ा कर्ज लेने वाला मुल्क बन गया। उस मतलब अचीवमेंट पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कैबिनेट को कहा है कि इस IMF के एग्रीमेंट का सहरा जाता है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के। मैं भी सोच में पड़ गया, मैंने कहा आसिम मुनीर कब मिला था IMF वालों से? तो उन्होंने कहा कि दरअसल जनरल आसिम मुनीर अबू धाबी गए थे और रियाद गए थे सऊदी अरब, और अबू धाबी और रियाद सऊदी अरब के रूलर्स से पांव पकड़ के $3 बिलियन ले आए हैं। 2 बिलियन सऊदी अरब से और 1 बिलियन इमारात से, जिसकी बुनियाद पे IMF ने हमें कर्जा दिया है। और हम जनरल आसिम मुनीर का एहसान मानते हैं कि उन्होंने ये काम किया है। और मुझे खुशी है कि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट होने का जो ख़तरा था उससे हम निकल आए। तो अज़ीज़ दोस्तों, पाकिस्तान चौथा बड़ा कर्जा वाला बन गया है IMF का। दुनिया में IMF के कर्जे में सबसे ज़्यादा जो कर्जा है ना, वो अर्जेंटीना का है, जिसके $46 बिलियन हैं, $46 बिलियन। दूसरे नंबर पे है इजिप्ट, मिस्र, जिसके $18 बिलियन हैं। तीसरे नंबर पे है यूक्रेन, जिसके 12.2 बिलियन यानी $12.2 बिलियन हैं। चौथे नंबर पे अब पाकिस्तान है, जिसका पहले 7.4 बिलियन था, अब ये 10 बिलियन मिला के 3 बिलियन मिला के 10.4 बिलियन पाकिस्तान का हो गया। और पाँचवें नंबर पे एक्वाडोर है, जिसके $8.2 बिलियन हैं। और ये इस पे खुशियाँ मनाई जा रही हैं। और शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि महंगाई कंट्रोल में आ रही है, स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, डॉलर नीचे गिर रहा है, कौम को मुबारकबाद।
अब अजीज दोस्तों, पहले तो हम इस एग्रीमेंट को देख लें। ये वो वाले जो नॉर्मल एग्रीमेंट होते हैं ना, 3 साल का बेल आउट पैकेज और ये और वो, ये नहीं है। ये 9 महीने का एक टेम्पररी एग्रीमेंट है। स्टैंड बाय एग्रीमेंट नाम दिया गया इसको। ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट 9 महीने चलेगा, क्योंकि IMF ने आखिर में ये कहा है कि हम अभी आपको बचा लेते हैं, आपके यहाँ इलेक्शन होने वाले हैं, नई सरकार के साथ हम बेल आउट पैकेज की और बड़े पैकेज की बात करेंगे। अभी हम आपको $3 बिलियन देंगे अगर हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इसको एग्री कर लिया तो। लेकिन ये 3 बिलियन ये नहीं है कि एक साथ देंगे, 500 मिलियन, 1000, 1 बिलियन इस तरह करके 3 किस्तों में मिलेंगे आपको। और 12 जुलाई को एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में फैसला होगा। आपको जो हमने शर्तें कही हैं वो पूरी करें, आप लिख के दें तो हम वो अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी के हवाले करेंगे। तो पाकिस्तान ने लिख के दी हैं, 9 शर्तें हैं जो पाकिस्तान ने एग्री किया है कि हम ये 9 शर्तें पूरी करेंगे। मैं पहले बता दूं कि ये शर्तें वर्तें पूरी करने जैसी हैं ही नहीं। 2-4 हैं जो जिसका बोझ अवाम पे पड़ेगा वो तो खुल कर लेंगे। पहली शर्त ये है कि अगले 9 महीने में पाकिस्तान की सरकार कोई टैक्स एमनेस्टी नहीं देगी, यानी टैक्स माफ़ी नहीं होगी। दूसरी शर्त है कि टैक्स रेवेन्यू बढ़ाया जाएगा। अब मैं एक साथ साथ आपको उसकी खुलासा भी दे दूं कि टैक्स रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाएगा। अब सैलरीड लोग हैं, इनसे कितना टैक्स ले लेंगे? आप एग्रीकल्चर जागीरदारों पे टैक्स लगाएं, जो अरबों रुपया कमाते हैं उन पे टैक्स लगाएं ना। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के आपके टैक्स फारिग कर देते हैं। आपका टैक्स सिस्टम ही नाकारा है, आपका टैक्स सिस्टम टोटल करप्ट है। तीसरी शर्त, फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखेंगे। फाइनेंशियल डिसिप्लिन आप कैसे लाओगे जब आपने अभी हज में दिखा दिया, पूरी कैबिनेट गई है, होम मिनिस्टर तो ये तो वो तो सारे MP MNA गए, चीफ मिनिस्टर तक गए, और ये आसिम मुनीर के खानदान के लोग देख लें आप, 15-20 लोग, पूरा आसिम मुनीर का खानदान। अच्छा, मैं बैठ के सोचता रहा कि शायद ये फेक है, क्योंकि पाकिस्तान में जब ईद थी तो आसिम मुनीर तो फौजियों में बैठ के फ़ोटो सेशन करवा रहा था। लेकिन फिर मैंने कैलकुलेट किया तो सऊदी अरब में हज होती है, उसके अगले दिन ईद होती है, और पाकिस्तान में उसके अगले दिन ईद होती है, यानी हज के तीसरे दिन पाकिस्तान में ईद होती है। तो इसका ख़ानदान तो वहाँ रूल बेहतरीन हज कर रहा होगा, ये अरफात वाले दिन हज करके, आधा हज करके वापस आ गया होगा। लेकिन ये इनका एक डॉक्यूमेंट है, करेक्ट है कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स आए हैं। 15-20 इसके ख़ानदान के लोग, बेटी, बहू, नवासे, नवासियाँ, दामाद, और ये हैं इसका अरबी में जो लेटर, वही लेटर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से गया है। ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिस्ट है, जो पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिसर्स सरकारी खर्चे पे, भाई अगर प्राइवेट खर्चे पे जाते तो गवर्नमेंट लेटर पे थोड़ी भेजती कि ये लोग आ रहे हैं। ये सरकारी खर्च पे गए, कितने लंबी लंबी लिस्टें हैं, ज़रा ये देख लें आप। तो ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात करते हैं, कहाँ से फाइनेंशियल डिसिप्लिन आएगा, मुझे कोई ये समझा दे। बिलावल भुट्टो की बहन आसिफा भुट्टो जब जरदारी जेल में था तो बेनज़ीर भुट्टो जरदारी से जेल में मिलने जाती थी, और वो जरदारी जेल में था, इसके 2 साल बाद आसिफा पैदा हुई थी, तो जेल में ये काम हुआ था। तो खैर, तो इसकी बहन आसिफा ने कहा कि भैया तुम तो पूरी दुनिया घूम रहे हो, तुम्हारी बहन को भी सरकारी, मैं भी घूमती रहती हूँ लेकिन सरकारी प्रोटोकॉल पे थोड़ी जाती हूँ, मुझे भी जाना है। तो उसने कहा कहाँ जाना है? तो कहती है कि मुझे आप जापान ले जाएं। तो इसने जापान का ट्रिप अरेंज किया। इसका कोई काम नहीं था जापान में, मतलब इसका कहीं भी कोई काम नहीं होता। इस पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है क्या? पाकिस्तान को पूछता कौन है? पाकिस्तान दुनिया के किस इशू के लिए रेलेवेंट है? तो ये भाई साहब अपनी बहन को लेकर सरकारी खर्चे पे
4 दिन के लिए टोक्यो गया, वहां जाके कहता है, प्रेस रिलीज इशू करवा दी कि बड़े बड़े बिजनेसमैनों से मिला। भाई मोदी जी मिले थे गूगल वाले से, इससे उससे, तो फोटो सेशन हुए थे ना, फोटो आती है ना इन चीज़ों की, कोई पीछे कमरे में छुप के बैठ के थोड़ी मिल रहे थे, कोई गुनाह का काम थोड़ी करते हैं जब जो बिजनेसमैनों से आप मिलते हैं। तो कोई फोटो नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई नाम तक नहीं कि किससे मिला। इसकी खाली 2 मीटिंग के बारे में पता चला है कि एक तो जापान के फॉरेन मिनिस्टर से कि मैं यहाँ पे बिजनेस करने आया हूँ, मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ, आई हैव कम फॉर ट्रेड नॉट फॉर एड। उसने कहा भाई साहब आपके साथ हम क्या ट्रेड करें, आप क्या उगाते हो, क्या बनाते हो, आप तो हर चीज़ बाहर से खुद मंगवाते हो, हमें क्या दोगे आप। इसने कहा हमारे पास इंसान है, हमारे पास बड़े स्पेशली मदरसे में तैयार किए हुए इंसान हैं, हमारे पास लेबर है, आप हमारी लेबर को लें, जापान को लेबर की ज़रूरत है। तो जापानी फॉरेन मिनिस्टर है, जाहिर है इनमें रवादारी बहुत होती है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा करें, हम एक एग्रीमेंट करते हैं कि आपके पाकिस्तानी वहाँ पे जापानी ज़बान सीखें, फिर हम इस पे बात करेंगे। एक ये हुई, एक पाकिस्तानी डायस्पोरा से मिले, बाकी अपनी बहन को सरकारी प्रोटोकॉल में घुमाते रहे। जब पाकिस्तान में शोर उठा सोशल मीडिया पे कि आसिफा भुट्टो किस हिसाब में गई थी भाई, तो फौरन पीपल्स पार्टी वालों ने प्रेस रिलीज दी कि आसिफा अपने खर्चे पे गई थी। यार क्या, सरकार की चार्टर्ड फ्लाइट में गया था जरदारी भुट्टो, तो आसिफा ने क्या उसको सरकार की चार्टर्ड फ्लाइट में कैसे अपने खर्चे पे दिया था, हिस्सा दिया था क्या कि भाई आपका $5 मिलियन का खर्चा हुआ है तो ये लीजिए मेरा $2 मिलियन या $5 लाख या कुछ ऐसा था क्या? क्या मतलब जो मर्जी आए बोल देते हैं। तो ये आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन किस तरह कायम करेंगे। फिर अगली शर्त है कि डॉलर को मार्केट रेट पे कायम रखेंगे, आर्टिफिशियल तरीके से कंट्रोल नहीं करेंगे। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस यानी इंपोर्ट के लिए कंटेनर रोके हुए हैं और ये नहीं मंगवा सकते और वो, ये सब खत्म, ठीक है। गवर्नमेंट पाकिस्तान की आईएमएफ को गारंटी देगी कि दूसरे मुल्कों से कर्जा भीख सब लेके आएंगे, और स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे जुडिशरी है, आर्मी है, पार्लियामेंट है, प्रोविंशियल स्टेट्स वो हैं, उसमें रिफॉर्म्स लाई जाएंगी। क्या रिफॉर्म्स लाएंगे भाई आप? तो ये सब बकवास किस्म के हैं जो शर्तें पाकिस्तान ने हाँ हाँ करके, क्योंकि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा था, पाकिस्तान एनी टाइम डिफ़ॉल्ट हो रहा था। तो ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के पांव पकड़ के इन्होंने हर तरह से शर्त मान ली है। अब देखें, खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान है ना, वो 55 से 60 बिलियन डॉलर जमा करेगा, नहीं सॉरी 90 बिलियन डॉलर जमा करेगा अगले 3 सालों में। अब ये समझ नहीं आती कि 90 बिलियन डॉलर आप अगले 3 सालों में कहाँ से लेके आएंगे, इसलिए कि आपके पास तो पैसा है नहीं, तो फिर आप कहाँ से ये सब जमा करेंगे। 90 बिलियन डॉलर, शहबाज शरीफ ने कहा कि 5 बिलियन डॉलर की जो लोन्स हैं चाइना ने रोल ओवर किए हैं, जिससे हमें बचत हो गई, वरना हम तो कब के फारिग हो जाते। तो अजीज़ दोस्तों, ये सब गोरख धंधे हैं जो सरकार हमें बिल्कुल बेवकूफ़ समझ के चला रही है, और हम भी मामू चुपचाप बनते जाते हैं। ये देखें, इमरान खान की सरकार में शौकत तरीन फाइनेंस मिनिस्टर था और रज़ा बाकर स्टेट बैंक का गवर्नर था।
रजा बाकर IMF का एम्प्लॉय भी था। शौकत तरीन ने एक पाकिस्तान का बिजनेस हाउस है उसको लोन दी थी, और उसको जो लोन मिली थी ना वो $3 बिलियन की। बिजनेस ग्रुप था हेस्कॉल ग्रुप। हेस्कॉल ग्रुप में शौकत तरीन फाइनेंस मिनिस्टर इमरान खान का वो पार्टनर था। तो उसने स्टेट बैंक के उस वक्त के गवर्नर रजा बाकर को कहा कि आप $3 बिलियन की लोन इसको दे दें, आपको इतना मिल जाएगा। तो उसने दे दी $3 बिलियन की लोन। बाद में पता चला वो हेस्कॉल कंपनी है ना, उसने लोन मिलते ही बैंकरप्सी डाल दी कि हम तो बैंकरप्ट हो गए। अब बैंकरप्सी का मतलब आप उससे कुछ ले नहीं सकते, और फिर जाहिर है सरकार जब शौकत तरीन की होगी तो फिर वो लेने का कोई चांस भी नहीं। तो पता चला शौकत तरीन ने उसमें से $1 बिलियन खुद रखे थे, और $1 बिलियन रजा बाकर, और $1 बिलियन बाकी लोगों को हेस्कॉल में मिले थे। कहने का मतलब ये है कि ये $3 बिलियन की लोन के लिए IMF से पूरा पाकिस्तान गिरवी रख दिया। क्या क्या शर्तें नहीं मानी, कोई आज़ाद देश इस तरह की शर्त नहीं मान सकता। और ये किस तरह इमरान खान की कैबिनेट में, और फिर कहते हैं कि इमरान खान ने करप्शन नहीं की। करप्शन इससे ज़्यादा इमरान खान के पीरियड में जितनी हुई है कभी हुई नहीं है। अजीज़ दोस्तों, शर्तें ये मान रहे हैं IMF की कि गैस की कीमत 50% बढ़ाई जाएगी। 50%, हद है कि नहीं? 1.5 गुना। 100 है तो 150 हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी के पर यूनिट ₹4 बढ़ा रहे हैं, और ये IMF की शर्त है, और ये अगले 3 महीने में बढ़ाना है। अजीज़ दोस्तों, काफ़ी गोरख धंधा है मेरे पास फाइनेंस के हवाले से, लेकिन फिर आप लंबी वीडियो हो जाती है तो बोर हो जाएंगे। तो ये है अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान वक्ती तौर पे थोड़ा सा सहारा मिला है, अभी डूबने के लिए रास्ते और भी बहुत ज़्यादा हैं। अभी आप देखते जाएं पाकिस्तान का क्या सत्यानाश होता है। तो अजीज़ दोस्तों, आप सबका